Hello students, how are you? So in the last lecture we had seen with introduction, evolution of banks and meaning of banks. So now the next topic is classification of banks. So can you tell me banks are classified into how many categories? 1, 2, 3, 4. I think on the screen it's clearly mentioned 2. So which are they? One is commercial banks and the other is central bank, right? So let us see that on the screen. Commercial banks, example HDFC, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक, उसकी क्या बात करनी छोड़ो, यस बैंक, उसकी तो बिल्कुल ही बात नहीं करनी, SBI, यस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। और एक तरफ होता है इन सारी बैंक्स को कंट्रोल करने वाला सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन आवर केस। सो banks are basically classified into two categories. One is central bank, that is RBI, and the other is commercial banks. So ये one mark question हो सकता है that banks are classified into how many categories? तो they are two, commercial banks and central bank. चलिए तो आज हम देखते हैं कमर्शियल बैंक्स, उसका क्या डेफिनेशन है एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंक विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, सच अ फनी डेफिनेशन। बैंक विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग मतलब जो डॉक्टरी करता है वो डॉक्टर है, जो पढ़ाता है वो टीचर है, तो जो बैंकिंग करता है वो क्या है? बैंक है। ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। इन वेरी सिंपल टर्म्स, बैंकिंग इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ बैंक। लेकिन आगे और भी है, बैंकिंग में क्या क्या आता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल। सो इन द लास्ट लेक्चर इन व्हेन वी सॉ द मीनिंग ऑफ बैंक, उसमें हमने देखा था कि ऑल बैंक्स आर ऑथोराइज्ड टू accept deposits from people. Who people? Rich people. Those people who have money, they will go and deposit the money in the bank. So बैंक के पास पहला काम क्या है? उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना उसका पहला काम है, राइट? ओके, अब ये डिपॉजिट जो एक्सेप्ट हुए उसका वो बैंक क्या करेगा? इट विल डू ईदर लेंडिंग और इट विल डू इन्वेस्टमेंट। मतलब पैसा बैंक के पास आया, वो पैसा उसने अपने पास ही रखा, तो जिन लोगों से पैसा लिया है उनको वो इंटरेस्ट कैसे चुकाएंगे? अब जब इंटरेस्ट चुकाने की बारी आएगी तो बैंक को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनकम तो जनरेट करना पड़ेगा। अब वो इनकम कहाँ से जनरेट होगी? तो ईदर इट कैन बी डन थ्रू लेंडिंग, मतलब जो पैसा हमने किसी से लिया है वही पैसा हम किसी को देंगे, एक्सेप्ट एट यस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेंड एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, द डिफरेंस विल बी देयर इनकम। वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। या फिर वो कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन कंपनीज का बिजनेस है ईदर इनटू एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। मतलब ईदर दे आर परफॉर्मिंग प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और अ टर्शरी एक्टिविटी। सो जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें पैसा लगाना is known as an investment activity which can be done by the banks to earn profit of somebody else's business. ठीक है? After that we see repayable on demand. अच्छा, पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। Accepting deposits from people, lending or investing of these deposits, but these deposits are repayable on demand. मतलब जब भी मैं डिमांड करूं तब मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अगर मैं डिपॉजिटर हूं तो मैं बैंक को जाके ऐसा बोल सकता हूं और बैंक मुझे मना नहीं कर सकती। हाँ, कुछ केसेस में मना कर सकती है, इसीलिए आगे क्या लिखा है? और अदरवाइज, मतलब डिमांड करोगे तब पैसा मिलेगा, जब जब डिमांड करोगे तब तब पैसा मिलेगा। ऐसा सेविंग्स अकाउंट में जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद, ठीक है? सो रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, मतलब जब डिमांड करो तब मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बैंक आपको रोक भी सकता है, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है तो पैसा कहां से उठाओगे? कुछ भी डिमांड करोगे तो पैसा मिलेगा क्या? नहीं, डिपॉजिट्स होने चाहिए टू
डिमांड, ठीक है। और वो डिपॉजिट्स भी सारे के सारे आप एक साथ विड्रॉ करो जरूरी नहीं है, पार्ट में डिमांड कर सकते हैं, आप एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं। कभी विड्रॉल के लिए बैंक मना नॉर्मली नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो मना कर भी सकता है। ओके, तो विड्रॉल के लिए हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं टू गो फॉर विड्रॉल्स। पहला, विड्रॉल बाय चेक। व्हाट डू यू मीन बाय चेक? इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा ही होगा, चेकबुक देखा होगा आपने। और जब मैं ये चेकबुक की बात करता हूं, तो अभी आपका कोई अकाउंट है, हो सकता है, अगर उसमें आप देखें कि फैसिलिटी, अगर आप बैंक में जाके पूछें कि सेविंग्स अकाउंट मुझे खोलना है, या आपका ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट खुला हुआ है, तो उसका एक चेकबुक आपके नाम का पड़ा होगा। इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट, नॉट एन इश्यू, यू कैन गो टू योर पेरेंट्स एंड आस्क देम कि पापा આપણું જે સેવિંગ્સ અકાઉન્ટ છે એમાં એ લોકો ચેકબુક આપે છે? હા, ચેકબુક આપે છે. કરંટ અકાઉન્ટ છે એની ચેકબુક આપે છે? હા, ચેકબુક આપે છે. ફિક્સ ડિપોઝિટ છે એની ચેકબુક આપે? એ એની ચેકબુક ના હોય, ओके, क्योंकि इट्स अ फिक्स डिपॉजिट। चलो वो 2-3 मिनट बाद टॉपिक है ही, तो तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चेक इज वन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा आपने सुना होगा डिमांड ड्राफ्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड ड्राफ्ट? विच इज यूज्ड in transactions which are normally intercity transaction. Check is used for local transaction and demand draft is basically used for intercity transaction. ऐसा नहीं है कि डिमांड ड्राफ्ट कैन बी यूज ओनली इन इंटरसिटी, लोकली भी आप किसी के नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप 11th स्टैंडर्ड बीओ में पढ़ चुके हैं, तो उसमें डिटेल में नहीं जाते। चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, देन कम्स पे ऑर्डर। Pay order is also one kind of an order only issued by one bank to the other for entering into a monetary transfer from one account to the other account. और अदरवाइज मतलब चेक, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर से ही विड्रॉ कर पाओगे? नहीं 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 नहीं, दूसरे भी तरीके हैं जिससे आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कमर्शियल बैंक एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? बैंक which transacts the business of banking is known as a bank. That is, accepting deposits from people, lending or investment of these deposits, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, pay order or otherwise. ठीक है, चलिए, then we go for normal meaning of commercial banks, है ना। मीनिंग मतलब अच्छा रहता है, डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लर्न करनी पड़ती है, मीनिंग में हम थोड़े शब्द यहाँ वहाँ कर ले तो भी चलेगा। तो पहला, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। तो बैंक कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, वो सर्विस देता है, लेकिन उसके सामने उसके दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव था, वो हमने पहले ही मीनिंग में देख लिया था, मीनिंग ऑफ अ बैंक में, फिर चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो। देन कम्स पीपल इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विद दीज बैंक्स। तो मैंने पहले ही बोला, अमीर लोग के पास जो सरप्लस पैसा होगा वो एज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट इन्वेस्ट, मतलब रखेंगे बैंक में, इन्वेस्ट नहीं, वो रखेंगे बैंक में, डिपॉजिट करेंगे, और बैंक के पास तो पावर था ही टू एक्सेप्ट दिस डिपॉजिट्स। देन केम बैंक उस डिपॉजिट का क्या करेगा? तो हमने पिछली स्लाइड में ही देखा, इट विल ईदर डू इन्वेस्टमेंट इन विच सेक्टर? एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर खाली टेक्स्ट बुक में नहीं था, तो यहाँ स्लाइड में भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। विच हेल्प्स देम टू अर्न व्हाट? प्रॉफिट। अच्छा, ये प्रॉफिट कमाना बैंक के लिए जरूरी क्यों था? क्योंकि जिन लोगों ने डिपॉजिट करी उन्हें हमें इंटरेस्ट भी तो देना है। आफ्टर दैट, फॉर लेंडिंग मनी टू अदर्स विच हेल्प्स देम ऑन इंटरेस्ट। मतलब एक हाथ पैसा ले, दूसरे हाथ पैसा दे, पैसा ले at low rate of interest, पैसा दे at high rate of interest, the difference will be their income or the profit, that is gross profit, जिसमें से expenses माइनस करने बाकी थे। yes, उसके बाद the lending rate is always going to be greater than the rate of interest given on deposits which results into profit। तो क्या बोला? पैसा ले at low rate of interest, पैसा दे at high rate of interest। तो lending rate क्या है? हाई, ग्रेटर देन
द रेट गिवन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, सो ये एक आपका जनरल मीनिंग हो गया ऑफ कमर्शियल बैंक्स। नाउ वी प्रोसीड अहेड विद द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस? फंक्शंस मतलब जो काम नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन को करना होता है, जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बना है। ठीक है, अब इसके जो फंक्शंस हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, वन इज प्राइमरी एंड द अदर इज सेकेंडरी। ठीक है, सो लेट अस गो ऑन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट कौन कौन से अकाउंट में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? आपको मालूम ही है, 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। रादर करंट अकाउंट इज द ऑर्डर, सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो इन तीनों का एक कंपैरिजन चार्ट हम देख लेते हैं कि क्या है। ओके, सो सबसे पहला आपसे कोई पूछता है कि करंट अकाउंट कौन खोलता है? ओपन्ड बाय। तो इट इज ओपन्ड बाय बेसिकली बिजनेसेस, फर्म्स, प्रोफेशनल्स। जो इंडिविजुअल सोल प्रोपराइटर है वो खोल सकता है, पार्टनरशिप फर्म्स खोल सकती हैं, कंपनीज हैं वो करंट अकाउंट खोल सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो करंट अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब जिनका रेगुलर ट्रांजैक्शन करने का रिक्वायरमेंट है वो करंट अकाउंट खोलेंगे, जिसमें कोई लिमिट नहीं होगी, कभी भी आके कितनी भी बार आके पैसा जमा करो और कितनी भी बार पैसा विड्रॉ करके आप जा सकते हैं। देन कम्स सेविंग्स अकाउंट। इट इज ओपन बाय होम? इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, जो लोग मुश्किल से पैसा सेव करते हैं या इनकी सेविंग्स होती ही है रेगुलर बेसिस पे, तो उनको भी ये पैसे संभालने का कोई सोर्स, कोई जरिया चाहिए। So where do these people go and deposit the money? They deposit in the savings bank account. Okay. And the other account that we discussed or we are going to discuss is fixed deposit account. Again that is opened by individuals and families. लेकिन यहाँ firms भी fixed deposit account खोल सकते हैं। As for example, any business has surplus of funds. मान लीजिए कि बिजनेस में सेल्स हुआ 1 करोड़ का, उसके सामने जो परचेज आइटम्स थी, क्रेडिटर को मुझे चुकाना था खाली मान लो 40 लाख रुपीस, तो 1 करोड़ सेल मुझे मिला, 40 लाख का पेमेंट मैंने रॉ मटेरियल सप्लायर वाले को कर दिया, 60 लाख बचा। 60 लाख में से रेगुलर खर्चे मेरे हो गए 20 लाख। अब 40 लाख रुपया जो मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसका मैं 1 महीने तक कुछ भी नहीं करने वाला हूं, तो ये 40 लाख रुपया भी मैं फिक्स्ड डिपॉजिट क्रिएट कर सकता हूं, इवन दो आई एम डूइंग अ बिजनेस। सो नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट इज डन बाय इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है। बाकी फर्म्स भी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आफ्टर दैट वी डिस्कस ऑन लिक्विडिटी, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। करंट अकाउंट में लिक्विडिटी मैक्सिमम होता है क्योंकि बैंक ने कभी कोई रेस्ट्रिक्शन रखा नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में लिक्विडिटी होता है लेकिन रेस्ट्रिक्टिव लिक्विडिटी होता है कि आप उसमें हर रोज पैसा जमा करोगे, हर रोज पैसा विड्रॉ करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ लिमिट्स होती हैं, दैट लिमिट डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक। ठीक है, एंड जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसमें तो बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि नाम ही क्या है, फिक्स्ड। मतलब उतना पैसा आपने आपके अकाउंट में फ्रीज कर दिया है, फिक्स कर दिया है, बैंक को आपने कमिट किया है कि 1 साल का मेरा फिक्स डिपॉजिट है, तो 1 साल तक मैं पैसा विड्रॉ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसमें लिक्विडिटी बिल्कुल होती नहीं है। देन कम्स टाइम पीरियड। सो व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? करंट अकाउंट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म, विच मीन्स पैसा आया फटाफट, पैसा जाएगा फटाफट। सेविंग्स अकाउंट इट इज शॉर्ट टर्म, नॉट वेरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि उसमें सेविंग्स आपके बार बार नहीं होते ना। एक मान लो सैलरीड पर्सन है, तो महीने की बिगिनिंग में तारीख 1, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, तो वो गाना आपने सुना होगा। तो जमाना खुश क्यों था? क्योंकि पहली तारीख को क्या होता है, सैलरी होता है, और वो सैलरी उसके अकाउंट में जमा हुई। ये जमा होने के बाद उसने अपने खर्चे वर्चे निकाले और कुछ अमाउंट उस
अकाउंट में रह गया, ये रहेगा जब तक उसको अगली बार जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक। बिजनेस में तो क्या है, जरूरत आए दिन आती रहती है, हर रोज आती है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में रोज का काम नहीं होता है। सो वहां पर भी जो लिक्विडिटी है या टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड इज शॉर्ट in the point of view from time, okay, that is it is for a short period of time, okay, not very short. Then comes fixed deposit. इसमें हो सकता है कि शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। नॉर्मली पैसे लोग फिक्स में कब रखते हैं, जब उन्हें मालूम है कि मुझे ये पैसों की अभी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। मान लो कि आपका एक साल बहुत अच्छा गया, उसमें आपने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, बहुत सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, तो वो फंड घर पे पड़ा पड़ा बिगड़ेगा, या करंट अकाउंट में पड़ा होगा तो उस पर कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, जो अपने आने वाला पॉइंट वही है। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में अगर मैं उसको रख देता हूँ फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो इस पे हम इतने सालों तक इंटरेस्ट कमा सकते हैं। सो फिक्स डिपॉजिट इज बेसिकली क्रिएटेड बाय पीपल who want to keep their money safe and at a place for a medium or a long period of time. इसीलिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। देन कम्स इंटरेस्ट। सो बताओ, इंटरेस्ट करंट अकाउंट में मिलता है क्या? कभी कोई बैंक देखी है जो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट देती हो? नहीं। सेविंग्स अकाउंट हाँ मिलता है ना, लेकिन उसका जो लिमिट है या जो रेंज है, हम बोल सकते हैं दैट इज 4% to 6% लुकिंग एट द करंट सिनेरियो। और जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उस पे आपको कितना मिलेगा, 6% to 8%। सर ये 4% to 6%, मतलब मुझे 4 मिलेगा, 5 मिलेगा कि 6 मिलेगा? देखो बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द बैंक, इट डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर, जिसको हम बोल सकते हैं सिबिल स्कोर आपका कैसा है, उसके बेसिस पे भी डिसाइड होता है। आप कितना पैसा एक साथ लेके आते हो उस पे डिसाइड होता है, आपकी उम्र पे भी डिसाइड होता है। सो अगर सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, पैर एकदम कबर पे लटक ही रहे हैं, तो इसको हम ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे तो कब तक लेगा। और जो यंग है वो दूसरी जगहों से भी पैसा कमा सकता है, तो उसको वो लोग कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। और फिक्स डिपॉजिट में भी ऐसा ही होता है, बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स द बैंक एंड द कस्टमर दैट इज द क्लाइंट विल डिसाइड कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है या कितना वो हो सकता है। बेस्ड ऑन द नेगोशिएशन पावर ऑल्सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड बाय द क्लाइंट एंड द बैंक्स। आफ्टर दैट द क्वेश्चन कम्स, सर चेकबुक करंट अकाउंट में चेकबुक होता है? यस, हमने अभी डिस्कस किया। सेविंग्स अकाउंट में होता है? यस। फिक्स डिपॉजिट में नहीं होता क्योंकि उससे कोई हमें ट्रांजेक्शन करने नहीं है, वो पैसा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। देन कम्स सर्विस चार्जेस। ओके, सो करंट अकाउंट में कोई सर्विस चार्ज होता है? हाँ होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं, अनगिनत ट्रांजैक्शन करने का फ्रीडम दे रहे हैं। अब ये अनगिनत ट्रांजैक्शन आप करोगे तो बैंक को उतना लिखा पढ़ी ज्यादा करना पड़ेगा। बैंक will have to record the transaction so many times. Every time you withdraw, bank records in the passbook. Every time you deposit, bank records in the passbook. कितनी एंट्रीज करेंगे रे? तो उनका भी जो स्टाफ है, they are also going to demand more salary with more transactions. And as a result of that, bank is incurring a huge amount of expense. So बैंक क्या ये सब समाज सेवा करने बैठा है? नहीं। तो वो किससे ये पैसा वसूलता है? फ्रॉम द करंट अकाउंट होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विस चार्ज। ट्रांजैक्शन ज्यादा तो चेकबुक भी ज्यादा जाएंगी, चेकबुक के चार्जेस भी बैंक आप ही से वसूलती है। एक चेक तकरीबन 3 रुपए का आपको पड़ता है ऑन एन एवरेज, डिपेंड्स देन आपका बैंक आपसे कितना पैसा लेता है। देन कम्स सेविंग्स अकाउंट। हाँ उसमें भी सर्विस चार्ज होता है, लेकिन इट इज लो एज कंपेयर टू करंट अकाउंट, द सर्विस चार्ज इज लेस। और फिक्स डिपॉजिट में लगभग कोई सर्विस चार्जेस होते नहीं है, क्योंकि इट इज अ वन टाइम ट्रांजैक्शन विद द बैंक। आपने एक बार पैसा जमा कर दिया, उसके बाद ना बैंक आपको देखता है ना आप बैंक को देखते हो। कब देखने को होगा? एट द एंड ऑफ दैट फिक्स्ड टर्म, जहां पे फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होंगे तब आप वहां पे जाके पैसा लेके आएंगे। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ओवरड्राफ्ट और लोन। करंट अकाउंट में तो आपको मालूम ही है कि बिजनेसमैन को तो
पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, तो द अमाउंट डिपॉजिटेड इज लेस एंड दे वांट टू विड्रॉ मोर देन व्हाट इज डिपॉजिटेड, दैट फैसिलिटी इज नोन एज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वी नो दैट. सो करंट अकाउंट में यस ओवरड्राफ्ट इज गिवन, सेविंग्स अकाउंट में नो नो नो, सेविंग्स अकाउंट इज मेंट फॉर ओनली दोज पीपल हु आर डूइंग सेविंग्स, they are not allowed to withdraw more than what is deposited normally. And then fixed deposit, उसके सामने आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, जो ओवरड्राफ्ट से कम थोड़ी ना है. मान लो आपकी किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, दैट इज 10 लाख रुपीज, और आपको लोन की जरूरत पड़ गई 10 लाख. वो 10 लाख जो फिक्स डिपॉजिट आपने बैंक में रखा था, बैंक हैड प्रॉमिस्ड यू टू गिव 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ यू वांट लोन ऑफ 10 lakhs, तो बैंक विल गिव यू लोन एट 6%. No, bank is going to charge some higher amount when you borrow, and bank is going to pay you less when you go and deposit. You very well know that, because bank is doing all this with the objective of earning profit. So कई बैंक्स में मैंने देखा है 6% आपको मिल रहा है ना, तो आपको एडिशनल 2% देने का, मतलब लोन विल बी एट 8% एंड योर फिक्स डिपॉजिट इज एट 6%. तो 8 - 6 जो डिफरेंस आया वो कितना हुआ, 2% हुआ ना. 2% पे करो और 10 लाख का लोन ले लो. कई लोग को बैंक ऐसा शिंडी लगाता है कि हम तो लोन देते हैं ओनली एट 2%. ब्लडी इट इज नॉट एट 2%, दे आर चार्जिंग इंक्रीमेंटल 2%. तो ओवरऑल कितना हो गया, 8% हुआ ना, क्योंकि ये 2 आया कहां से, 8 - 6 दैट इज 2%. ठीक है, चलिए. सो एक और बार थोड़ा इसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स इन 3 ways: करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. करंट अकाउंट इज ओपन बाय business, firms, professional individuals. Savings is done by individuals and families. Fixed deposit is also mainly done by individuals and families. Then came liquidity, which is maximum in current, restrictive in savings, and zero in fixed deposits. Time period, very short term in current account, short term in savings, medium term to long term in fixed deposits. Interest, current, no. Savings 4% to 6%, fixed deposit 6% to 8%. Checkbook, yes, करंट अकाउंट में चेकबुक होता है. सेविंग्स यस, फिक्स डिपॉजिट नो. सर्विस चार्जेस हाई लो नो. ओवरड्राफ्ट और लोन यस नो यस. ओके, अब इसके अलावा एक और अकाउंट था, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. व्हाट इज दैट? सी, इट्स अ टाइप ऑफ सेविंग्स अकाउंट ओनली. ओके, सेविंग्स अकाउंट में वो लोग पैसा जमा करते हैं जिनकी सेविंग्स अपने आप होती हैं, जिन्हें सेविंग्स की कोई टेंशन नहीं है. लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो सेविंग्स कर ही नहीं पाते. एक, इनकम कम, दूसरा एक्सपेंस ज़्यादा, तो सेविंग्स का ना रहा कोई भरोसा. अब जब सेविंग्स आप जानते हैं कि आपके लिए ज़रूरी है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कौन सा अकाउंट खुलवाएं? रिकरिंग अकाउंट. कैसे, समझाता हूं. सर क्या फर्क पड़ेगा? अकाउंट चेंज होने से आपकी हैबिट्स चेंज थोड़ी होगी. पहले इनकम कमाओ, उसमें से खर्चा कर लो, फिर जो बचे वो क्या, सेविंग्स. ऐसा मैं बहुत समय तक करता रहा. फिर एहसास हुआ कि इनकम, लेट अस से हाइपोथेटिकल एग्जांपल 100, ओके, इन परसेंटेज. एक्सपेंस 100%, सेविंग्स अंडा 0. तो कितने सालों तक तो साला सेविंग्स हुआ ही नहीं. फिर किसी ने मुझे बताया रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में, तब बहुत हिट था. अब तो मैं ये भी नहीं करता हूँ. क्या करता हूँ वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा. रिकरिंग डिपॉजिट्स, इसमें क्या होगा, इनकम, उसमें से पहले माइनस कर लो सेविंग्स, फिर जो बचे ना उसी का क्या करो, एक्सपेंस. बस सिंपल रूल. इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स. नो, इनकम माइनस सेविंग्स पहले करो, बाद में जो बचे उसका क्या करो, एक्सपेंस. तो ये हर महीने करेंगे आप. छोटी छोटी अमाउंट आप एक अकाउंट में जमा करते जाएंगे. आज मैंने 3000 जमा किए, अगले महीने मैंने 3000 जमा किए, उसके अगले महीने 3000 3000 3000 3000 करते करते
पूरे साल के अंत में कितने हो जाएंगे, 36,000 मेरे जमा हो जाएंगे। लेकिन जब मैं बैंक के पास जाके पूछूंगा ना कि मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए, तो बैंक मेरे को 36,000 ही देगा। नहीं, 36,000 से ज्यादा देगा। यस, क्यों? क्योंकि उस पे मैंने क्या कमाया है, इंटरेस्ट कमाया है। ठीक है, सो इस अकाउंट को जहां हर महीने छोटे छोटे सम हम जमा करते जाएंगे, वो अक्यूमुलेट होके कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट होके एक साथ आपको मिलेगा। दैट अकाउंट, दिस फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक इन द अकाउंट, दैट अकाउंट इज नोन एज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। Okay, so let us go through it. Recurring deposits are what? Type of saving deposit only for people who do not wish or cannot save bigger sums of money. So they save and deposit small amounts each month for some period of time in this account. Savings gradually increase and interest is paid on the accumulated money, which are called as recurring deposits. ठीक है, सो कोई पूछे अकाउंट कितनी प्रकार के होते हैं? 3 ही होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। सेविंग का एक सब पॉइंट क्या है? रिकरिंग अकाउंट है। ठीक है, ओके, सो नाउ आफ्टर दिस वी गो ऑन टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज व्हाट? प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट फैसिलिटीज? एनी आइडिया? बोलो। क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि आज ट्रांजैक्शन हो, पैसा कल देना, दैट इज क्रेडिट। तो बैंक भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू इट्स कस्टमर्स। विच फैसिलिटी? क्रेडिट फैसिलिटी। कैसे? हाउ? सबसे पहला, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस रिक्वायर मनी फॉर पर्सनल एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस विच वेरीज फ्रॉम इंटरेस्ट रेट्स एंड टाइम पीरियड्स। अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग इंटरेस्ट पे, अलग अलग टाइम के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। तो बैंक अपनी तरफ से लोन देता है। ये लोन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर ही आप बैंक को लोन रीपे कर देने वाले हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म लोन। अगर 1 साल से 5 साल तक का समय आप लेने वाले हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मीडियम टर्म। और अगर 5 साल से 15 साल का टाइम पीरियड है, तो उसे क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म बोलेंगे। ठीक है, नाउ शॉर्ट टर्म लोन कौन लेगा? बिजनेसेस। मीडियम टर्म कौन लेगा? इंडिविजुअल्स, फैमिलीज। लॉन्ग टर्म सब ले सकते हैं और सबको लेना भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं बैंक में अलग अलग प्रकार के कौभांड होते रहते हैं। पहले पंजाब नेशनल बैंक का कौभांड हुआ, फिर यस बैंक का कौभांड हुआ, है ना। और जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, विच मीन्स बिजनेस टाइकून। कौन? बिजनेस टाइकून। पहले कौन भागा? विजय माल्या। बाद में कौन भागा? नीरव मोदी। और ऐसे छोटे मोटे कलाकार अपने इंडिया में बहुत ज्यादा हैं। अभी कितने भागेंगे हमको मालूम भी नहीं है। सो all these business tycoons, they take huge amount of loans from the bank, and bank is also very keen to give loan to these people. You know why? Because huge sum is taken by a person who is having so much of credit, so much of name, so much of fame. तो उन्हें कलेक्शन के लिए अलग अलग दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ेंगे। इस लालच में आके बैंक उन्हें भारी भरकम लोन देते हैं और उसके सामने इंटरेस्ट कम चार्ज करते हैं रिलेटिवली, या ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द बैंक एंड द बिजनेस पर्सन्स नेगोशिएशंस। तो वो लंबे समय के लिए लोन लेते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, समय भी बहुत बड़ा होता है, और यही समय चलते वो अपनी कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं और बैंक फिर देखते ही रह जाता है। गवर्नमेंट जो है वो भी अपने हिसाब से सारे एफर्ट तो कर ही रही है, लेकिन जब ये कौभांड होने के चांसेस, या हम अगर कहें कि ऐसा सब बैंकिंग सिस्टम पहले से ध्यान क्यों नहीं रखता, तो वो ध्यान रखना कुछ केसेस में पॉसिबल है और कुछ केसेस में पॉसिबल नहीं है। कई बार बैंक को मालूम चल जाता है तो बचा लेते हैं,
लेकिन कई जगह बैंक को मालूम नहीं पड़ता, तो वो चीट हो जाती है बैंक। और चीटिंग के मैक्सिमम चांस कहाँ पे पॉसिबल है? इसी लॉन्ग टर्म लोन में ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सो बैंक प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज इन 3 ways: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म किसको बोलेंगे? अप टू अ पीरियड ऑफ 1 year. 1 to 5 years means medium term and 5 years to 15 years means long term. ठीक है। Now, next role of the bank or the function of the commercial bank is payment and withdrawal facilities, जो हम थोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा रहता है? चेक्स एंड विड्रॉल स्लिप्स, चेक के बारे में भी डिस्कस्ड। देन केम ड्राफ्ट्स एंड पे ऑर्डर, उसके बारे में भी डिस्कस्ड। डिटेल में करना नहीं है क्योंकि 11th में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एटीएम, कई लोग को मैं पूछता हूँ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, तो फॉर्म में आके पार्टी बोल देती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सही है, ये सही है, ठीक है। कई लोग इससे भी ज़्यादा फॉर्म में होते हैं, नहीं उना कहवाय ऑल टाइम मनी कहवाय, हूँ कहवाय ऑल टाइम मनी। सी ऑल टाइम मनी इज अ वर्ड विच इज गिवन बाय अ लेमैन। लेमैन को समझ में आ जाए इसीलिए उसको ऑल टाइम मनी बोल सकते हैं, लेकिन उसका असल में फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, देन उसमें जाके आपके पास कुछ होना चाहिए उसमें डालने के लिए, क्या? डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। सो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस मालूम है? सर डेबिट कार्ड में डेबिट होता होगा और क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट होता है। डेबिट कार्ड अपने पास रहता है, क्रेडिट कार्ड बैंक के पास रहता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों कार्ड अपने पास ही होते हैं, फर्क खाली इतना होता है, डेबिट कार्ड में यू हैव द पावर टू यूज ओनली योर मनी विच यू हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आप बैंक का पैसा लेते हैं, बैंक गिव्स यू देयर मनी टू यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month। पता है सबसे बड़ी तकलीफ ये कार्ड की क्या है? खर्चा ज्यादा हो जाता है। डेबिट कार्ड तो चलो फिर भी लिमिट है क्योंकि आप अपनी औकात में रहेंगे, क्योंकि जितना बैंक में पैसा है ना आप उतना ही खर्चा कर पाएंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको आपकी औकात के बाहर भी खर्चा करवा सकता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। कैश में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो क्या होता है, आपके वॉलेट में से आप कैश निकालते हैं, फीमेल से अपने पर्स में से वो कैश निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कैश निकलने के बाद पर्स या वॉलेट थोड़ा हल्का हो जाता है। इट बिकम्स लाइटर एंड यू फील कि अब वजन थोड़ा हल्का हुआ है। और वो हल्का वजन होने की आपको खुशी नहीं है, दुख है। अरे यार वॉलेट में तो पैसा ही नहीं है, एकदम हल्का हो गया है। तो एहसास होता है क्योंकि आप कैश देते हैं वो चला जाता है। कार्ड में क्या होता है मालूम है? आप कार्ड देते हैं वो पूरा कार्ड वापस आता है, मतलब वजन कम होने का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए आपको एहसास ही नहीं होता है कि पैसा गया। फिर एहसास होता है, लेकिन बहुत गहरा एहसास होता है। कब होता है? 1 महीने बाद जब बिल आता है ना, तब 1 महीने बाद क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, यहाँ आप गए थे पैंटालून्स में, वहाँ इतनी शॉपिंग कर ली थी, ये हॉस्पिटल का खर्चा हुआ था, यहाँ पे आप गए थे सब्जी इतना खरीद लिया था। पूरा ट्रांजैक्शन आप देखेंगे, 10-12 ट्रांजैक्शन, 15-20-50 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, और नीचे अमाउंट लिखा आएगा 86,000 रुपीज़ ओनली। ओनली आपके लिए नहीं, ओनली है। इतना काम करना पड़ेगा ना कि फिर लोनली हो जाओगे। और इसीलिए कार्ड इस्तेमाल करना, हाँ करना चाहिए कार्ड इस्तेमाल, लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए ताकि खर्चा जरूरत से ज़्यादा ना हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी एक फैसिलिटी है जो बैंक देता है फॉर विड्रॉल ऑफ योर मनी। देन कम्स इंटरनेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग तो आप सब करते ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इनविजिबल मनी, पैसा दिखता नहीं है, अकाउंट में आया कब गया कब सब इनविजिबल, खाली एक डेट और एक ट्रांजैक्शन लिखा आएगा, इतना पैसा आया और इतना पैसा चला गया, बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन थ्रू
नेट बैंकिंग, NEFT, RTGS एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए तो हम आज का ये सेशन यहीं तक सीमित रखते हैं। आगे जो टॉपिक है वो थोड़ा सा पेचीदा है, तो उसको फ्रेश दिमाग से हम समझेंगे। ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय।